प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं से विज्ञान विषय में अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के सभी प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हम कौन सी विधि को अपनाएंगे। इसके लिए बाष्पीकरण विधि को अपनाना होगा सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए। बाष्पीकरण विधि में जो जल है उसका बाष्पीकरण हो जाता है और सोडियम क्लोराइड या नमक हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में आप किस विधि को अपनाएंगे। तो धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन के ऑयल से पृथक कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा छानन या फिल्ट्रेशन द्वारा धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक कर सकते हैं। यह पृथक्करण की विधियाँ यहाँ पर दी गई हैं। किस प्रकार से हम पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं, किन पदार्थों को पृथक करने में कौन सी विधियों का उपयोग होगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किस विधि को अपनाएंगे। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है तो दही से मक्खन पृथक हो जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में दही से मक्खन किस प्रकार से निकाला जाता है। अपकेंद्रीकरण विधि का यहाँ उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रीकरण विधि से दही से मक्खन को अलग निकाल सकते हैं। जल से तेल निकालने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। जल से तेल को किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं। इसके लिए पृथक्करण कीप द्वारा हम जल से तेल को पृथक कर सकते हैं। चूँकि जल में तेल अवलेय होता है, जल भारी होता है, तेल हल्का होता है, तेल ऊपर तैरता है और जल नीचे बैठ जाता है। तो हम पृथक्करण कीप के द्वारा जल से तेल को निकाल सकते हैं या जल से तेल को पृथक किया जा सकता है पृथक्करण कीप द्वारा। चाय से चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जा सकता है या चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए आप किस विधि को अपनाते हैं जिससे चाय की पत्तियाँ चाय से पृथक हो जाएं। इसके लिए छानन विधि द्वारा हम चाय से चाय की पत्तियों को पृथक कर सकते हैं। आपने घर में देखा होगा कि चाय को बनाने के उपरांत छाना जाता है। तो छानन विधि जो होती है वह चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के काम में आती है। बालू से लोहे की पिनों को आप कैसे पृथक कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी विधि को अपनाएंगे। इसके लिए आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि को अपनाना होगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा बालू से लोहे की पिनों को पृथक किया जा सकता है। बालू या रेत में लोहे की पिनें यदि मिली हुई हैं, उन्हें पृथक करना है तो चुंबक के द्वारा हम लोहे की पिनों को पृथक कर लेते हैं। क्योंकि लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है जो चुंबक के संपर्क में आते ही चुंबक से चिपक जाता है। तो बालू से लोहे की कीलों को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में कौन सी विधि को अपनाना होगा। भूसे से गेहूं के दाने पृथक करना है। चूँकि भूसा हल्का होता है जो हवा में उड़ सकता है, तो इसके लिए हम निष्पावन विधि का उपयोग करते हैं। निष्पावन विधि द्वारा भूसे से गेहूं के दानों को पृथक किया जा सकता है। यह भी एक व्यवहारिक विधि है जो आपने अपने घर में देखी होगी कि जब भूसे में गेहूं के दाने मिले होते हैं या गेहूं के दानों में भूसा मिला होता है तो उसे हवा के द्वारा या वायु के द्वारा पृथक किया जाता है। तो भूसे से गेहूं के दानों को निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। तो पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अपकेंद्रीकरण या बाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। पानी में मिट्टी मिली हुई है, पानी को बाष्पीकरण द्वारा या अपकेंद्रीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में आप किस विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजक जो प्राप्त होते हैं उनको पृथक किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। यहाँ पर प्रश्न आता है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले या फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करके आपको यह बताना है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर चाय तैयार करने के विभिन्न चरण दिए गए हैं। ए है करीब 100 मिलीलीटर जल जो विलायक है को एक बर्तन में लेकर उबालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच चीनी जो विलेय है, दूध और चाय पत्ती डालेंगे। चीनी जल में घुलनशील होती है और एक विलयन बनाती है। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे करीब 100 मिलीलीटर जल जो विलायक है और इसमें चीनी विलेय है तो विलेय शब्द का प्रयोग हुआ है। चीनी जल में घुलनशील है
घुलनशील का प्रयोग किया गया है और एक विलयन बनता है, तो यहाँ पर विलयन शब्द का उपयोग किया गया है प्रश्न के अनुसार। अब विलयन को छानने से चाय पत्ती अवशेष के रूप में अलग हो जाती है, क्योंकि यह घुलनशील होती है जिसका घुलना संभव नहीं है, जबकि चाय घुले या फिल्ट्रेट के रूप में विलयन में रहती है और छानने के बाद इस चाय को पिया जा सकता है। तो यह है चाय बनाने के प्रथम चरण, और इनमें प्रश्न के अनुसार जो शब्द दिए गए हैं सबका समावेश किया गया है वह आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाय बनाने के विभिन्न चरण। अगला प्रश्न है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? इसका उत्तर होगा 31 ग्राम। 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। 50 ग्राम जल में 313 के पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर यहाँ पर प्राप्त होता है 31 ग्राम। अगला प्रश्न है प्रज्ञा 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी? स्पष्ट करें। इसका उत्तर है विलयन को ठंडा करने पर इसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम देख रहे हैं, विलयन को ठंडा करने पर इसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाता है। अगला प्रश्न 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? पोटेशियम नाइट्रेट है 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। यहाँ हमें बताना है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? इस प्रश्न का उत्तर है इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता सबसे अधिक है। जो तापमान यहाँ पर दिया गया है, इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर यहाँ पर हम देख रहे हैं, तापमान बढ़ने पर लवण की घुलनशीलता बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो लवण की जो घुलनशीलता का गुण है वह बढ़ जाता है। अधिक तापमान पर लवण जल्दी घुलनशील होता है और कम तापमान पर घुलनशीलता कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न की उदाहरण से व्याख्या करें। जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन, इनकी उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। इनकी व्याख्या हम आगे देखते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं और निलंबन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन, किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ की विलयन क्षमता तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो हम किसी भी विलयन में और अधिक पदार्थ मिला सकते हैं, और एक निश्चित तापमान पर विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन, किसी भी विलेय पदार्थ को विलयन में मिलाया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उसमें और अधिक पदार्थ नहीं घुलता, अर्थात वह विलयन संतृप्त हो चुका है। आगे देखेंगे शुद्ध पदार्थ क्या है। वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे सोना, लोहा, चीनी, जल और साधारण नमक आदि। तो ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर तत्व जो दिए गए हैं, सोना, लोहा, चीनी, जल, साधारण नमक, यह सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं। कोलाइड, कोलाइड क्या है? कोलाइड एक विषवांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतने छोटे होते हैं कि वे पृथक रूप से हमें दिखाई नहीं देते। कोलाइड विलयन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। कोलाइड में प्रकाश का मार्ग आसानी से दिखाई देता है, जैसे दूध और धुआं आदि। दूध और धुआं में प्रकाश का मार्ग आसानी से हमें दिखाई देता है, और यह एक विषवांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार छोटा होता है, वे पृथक से हमें दिखाई नहीं देते, और कोलाइड विलयन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। यहाँ हम देखेंगे निलंबन। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषवांगी मिश्रण होता है। इसमें एक ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षेपित होता है, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि वे माध्यम में निलंबित रहते हैं, जैसे पानी में मिट्टी का घोल, पेंट आदि। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषवांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका और छनी हुई चाय। इन्हें समांगी और विषवांगी मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो आगे देखेंगे कौन सा मिश्रण इनमें समांगी है और कौन सा मिश्रण विषवांगी है। यहाँ पर सोडा जल समांगी मिश्रण है, लकड़ी विषवांगी मिश्रण है, बर्फ समांगी मिश्रण है, वायु समांगी मिश्रण है, मिट्टी विषवांगी मिश्रण है, सिरका समांगी मिश्रण है और छनी हुई चाय
समांगी मिश्रण है। ऐसे मिश्रण जिनमें विभिन्न अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता समांगी मिश्रण कहलाते हैं। सोडा जल समांगी मिश्रण, लकड़ी विषमांगी मिश्रण, बर्फ समांगी मिश्रण, वायु समांगी मिश्रण, मिट्टी विषमांगी मिश्रण है, सिरका समांगी मिश्रण है और छनी हुई चाय समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? जो हमें रंगहीन द्रव दिया गया है वह शुद्ध जल है, इसकी हम पुष्टि किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियाँ होने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यदि दिया रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगे तो यह शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और अशुद्धियाँ होने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। और यदि यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या कम तापमान पर उबले तो यह शुद्ध नहीं है। शुद्ध जल की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या कम तापमान पर यदि जल उबलता है तो हम कह सकते हैं यह शुद्ध नहीं है। अतः दिए गए रंगहीन द्रव के क्वथनांक का अवलोकन कर यह पता लगाया जा सकता है कि यह द्रव शुद्ध है या नहीं। क्वथनांक का अवलोकन करेंगे, क्वथनांक के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जो द्रव दिया गया है वह शुद्ध है या नहीं। यहाँ पर हम ऊपर देख रहे हैं कि यदि जल 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या कम तापमान पर उबले तो वह शुद्ध नहीं होता है। तो क्वथनांक के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वह शुद्ध है या नहीं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? जैसे बर्फ एक शुद्ध पदार्थ है, दूध अशुद्ध पदार्थ है, लोहा शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध पदार्थ है। अब यहाँ शुद्ध से अर्थ होता है कि बर्फ में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, जबकि दूध मिश्रण होता है तो इसमें कई प्रकार के परमाणु होते हैं। लोहा में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तो यह शुद्ध होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यह शुद्ध होता है। कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध होता है। पारा शुद्ध पदार्थ है, जबकि ईंट अशुद्ध पदार्थ है। लकड़ी भी अशुद्ध पदार्थ है और वायु अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का मिश्रण होता है। इसलिए ईंट, लकड़ी, वायु अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और पारा शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। जो यहाँ पर मिश्रण दिए गए हैं उनमें हमें विलयन की पहचान करना है कि कौन सा विलयन है। जैसे मिट्टी विलयन नहीं है, समुद्री जल विलयन है, वायु विलयन है, कोयला विलयन नहीं है और सोडा जल विलयन है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च विलयन। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका उत्तर होगा दूध। दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम तत्व है, मिट्टी मिश्रण है, चीनी का घोल मिश्रण है और चांदी तत्व है। इन पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम तत्व की श्रेणी में आता है, मिट्टी मिश्रण की श्रेणी में आता है, चीनी का घोल मिश्रण है और चांदी तत्व की श्रेणी में आता है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, टिन तत्व है, सिलिकॉन तत्व है और कोयला मिश्रण है। वायु मिश्रण है, साबुन मिश्रण है, मीथेन यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और रक्त मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? जैसे पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ को पूर्ण रूप में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन होता है और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लग जाने के पश्चात जंग को पुनः लोहे के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना भौतिक परिवर्तन है और खाना पकना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिला दिया गया है, इन दोनों को पुनः पृथक किया जा सकता है, तो यह भौतिक परिवर्तन होता है। और खाना पक जाता है तो वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल से बर्फ बन जाता है और बर्फ से हम इसे पुनः जल में परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और यहाँ पर मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलती है तो एक रासायनिक क्रिया होती है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर हमने देखा कक्षा 9 अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, पाठ के प्रश्नों के उत्तर। सभी प्रश्नों जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का हल या उत्तर यहाँ पर इस वीडियो में आपको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें और ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश होगी वह आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकेगी। अन्य अध्यायों के प्रश्नोत्तर जैसे ही चैनल पर पब्लिश किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होंगे और आप उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 9 और 10 विज्ञान विषय के सभी अध्यायों के प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।